वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप को। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, ये नहीं सोचा था 29 में से 25-26 सीट बीजेपी लेड महायुति के झोले में जाती हुई अब नजर आ रही हैं। ध्यान रहे कि इस महायुति में अजीत पवार नहीं थे। अजीत पवार क्यों नहीं थे और उनके ना होने का क्या मतलब निकाला जा सकता है, वो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में साथियों बात करेंगे। अब साहब, इस चुनाव में सामाजिक नजरिए से और राजनीतिक नजरिए से क्या असर पड़ेगा वो तो बाद में बात करेंगे। लेकिन जो मैंने आज अपने पहले वीडियो में बीजेपी के 30 साल की मेहनत को महाराष्ट्र में सलाम किया था और केरल से जोड़ा था, पहले एक बार फिर से 30 सेकंड वो सुन लीजिए। और यकीन करिए, सिर्फ एक कॉर्पोरेशन जीती है त्रिवेंद्रपुरम में, अभी केरला में। 30 साल पहले का वो वक्त मुझे याद है जब इसी तरह मुंबई में बीजेपी की एंट्री हुई थी। आने वाले 20 साल में देखिएगा कि बीजेपी केरला में भी घुसकर अपना वर्चस्व बना लिया होगा। जी हाँ साथियों, उसी मेहनत को, उसी स्ट्रेटजी को हमारे अखिलेश यादव जी ने भी सलाम कर दिया है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप को। और जो नया जमाना है डाटा चोरी का, कभी सोचा था आपने 5 साल पहले, 3 साल पहले कि इलेक्शन होने जा रहा हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी एजेंसियां लगाए और डाटा चोरी करने के लिए जाएं? तो ये नए तरह की चीज है। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके, डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और बीजेपी का रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। वो बात अलग है कि वो विपक्ष के नेता हैं, तो उन्होंने बाद में थोड़ी सी उसमें खटाई डाल दी, कह के कि डेटा है या कुछ है। लेकिन उनके दिल में भी वही है जो आज पहले वीडियो में आपकी भाई की जुबान पर था। अब साहब, धरातल पर सामाजिक नजरिए से और राजनीतिक नजरिए से क्या क्या फर्क पड़ सकता है। धरातल पर सामाजिक नजरिए से तो जो मराठी भाषा के नाम पर पिछले 1 साल में महाराष्ट्र में अलग अलग बदतमीजियां देखने को मिली, चाहे वो उत्तर भारतीय हों या सदर्न इंडिया के लोग हों, उस पर पूर्ण विराम लग गया है। उसके मुंह पर जूता पड़ गया है, थप्पड़ पड़ गया है। जिसको लीड कर रहे थे राज ठाकरे, मुख्यता, उसके मुंह पर थप्पड़ पड़ चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक धड़ा सिर्फ मराठी मानुस की बात कर रहा था, दूसरा धड़ा मराठी मानुस विद हिंदुत्व की बात कर रहा था। मतलब यह नहीं है कि दूसरा धड़ा विकास की बात ही नहीं कर रहा था, विकास भी साथ साथ चल रहा था। पर मैं सोशियो पॉलिटिकल नजरिए से बता रहा हूं, ये सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल नजरिए से। तो साहब, सिर्फ मराठी मानुस नहीं चल पाया। मराठी मानुस के साथ हिंदुत्व का तड़का लगना या हिंदुत्व की अस्मिता की बात होना बहुत अनिवार्य हो चुका है। यह बात इस चुनाव ने बता दी है। तीसरी चीज, बहुत से मैं कमेंटेटर्स को सुन रहा था तो वो ये बता रहे थे कि बाला साहब ठाकरे की जो वंशज बन के निकले हैं या उनके उत्तर अधिकारी बन के निकले हैं, वो एकनाथ शिंदे बन के निकले हैं। क्योंकि दोनों ठाकरे ब्रदर एक साथ जुड़ने के बाद भी फेल होते नजर आ रहे हैं। खास तौर से राज ठाकरे एक बार पुनः फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा भी हो सकता है। यह भी तो हो सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति अब ठाकरे नाम से आगे बढ़ चुकी है, मूव ऑन हो चुका है, और शिंदे जो भी कर रहे हैं ये उनकी इंटरनल मैथमेटिक्स कैलकुलस है। इसमें ठाकरे नेम का कोई असर नहीं है, लेकिन एक सामाजिक नजरिए से वो उस नाम को सम्मान देते हुए चल रहे हैं। तीसरी बात। चौथी बात साथियों, आने वाले समय में जो मैंने शुरू में बात बोली थी अजीत पवार की, इस महायुति अलायंस में अजीत पवार नहीं थे। क्यों नहीं थे? कि सरकार बनने के बाद फडणवीस जी से उनका थोड़ा बहुत 36 का आंकड़ा सबको पता है, कभी ना कभी वो चलकर बाहर आ जाता है। धीरे धीरे विधानसभा के बाद और अब महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा क्षेत्रीय नेता खड़ा हो चुका है जिसका नाम है देवेंद्र फडणवीस जी। बिल्कुल ये अब अनडिस्प्यूटेड बात हो गई है।
अजीत पवार जी ने म्युनिसिपल इलेक्शन से पहले बहुत उनकी वहां पर आर्गुमेंट्स हुए और कीटाकशी हुई और एक दूसरे पर आरोप लगे, जिसकी शुरुआत अजीत पवार जी ने की, कहीं विकास को लेके, कहीं करप्शन को लेके। अल्टीमेटली वो अलग आ गए। अलग आके इनका भी सुपड़ा साफ हो गया और 2-3 जगह जैसे भिवंडी हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, वहां तो अजीत पवार ने शरद पवार के साथ भी गठबंधन किया। तो इस चुनाव से अजीत पवार की राजनीति को महाराष्ट्र में बहुत बड़ा साथियों धक्का लगा है। दूसरा, एकनाथ शिंदे जी से भी कभी ना कभी आंकड़ा बिगड़ता हुआ देवेंद्र फडणवीस जी का नजर आता है। कभी उन्हें मना लिया जाता है, कभी वो रूठ जाते हैं, कभी वो मंच पे नहीं जाते जहां देवेंद्र फडणवीस होते हैं, कभी वो चले जाते हैं। मतलब बिल्कुल अंदर रोजी पिक्चर नहीं है, कहीं कुछ ना कुछ खटपट हो रही है, क्योंकि आप सबको ये पता है बड़ा उनको मनाया गया था उसके बाद, क्योंकि वो दूसरी बार भी वहां के मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, जिससे पहले जब वहां पर डिप्टी सीएम फडणवीस जी थे वो ही चीज वापस दोहराना चाह रहे थे, जो उनको नहीं मिली और साथ में होम भी नहीं मिला। इस चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स में राज ठाकरे का बहुत लंबा नुकसान हुआ है। अगर आप बीएमसी की बात करें तो ऑनेस्टली बताऊं, उद्धव का इतना लंबा नुकसान नहीं हुआ है। शायद जो आंकड़े सामने आएंगे 60 सीट अभी भी उद्धव जीत के आ रहा है। एक फूड फॉर थॉट है, अगर बीजेपी उद्धव को साथ ले लेती है या उद्धव सर झुकाकर और हाथ जोड़कर अपनी राजनीति बचाने के लिए भाजपा में जाकर जुड़ जाते हैं, शुरू में इसका रिएक्शन होगा, क्योंकि उद्धव ने भी बहुत बकवास की है, लेकिन ये राजनीति है, 2-4 दिन में सब भूल जाते हैं। मैं सिर्फ उद्धव की बात कर रहा हूं, राज की बात नहीं कर रहा हूं। अगर ये जाके मिल जाते हैं तो साहब इससे धरातल पर क्या क्या फायदे होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो फायदा ये नजर आ रहा है कि अजीत पवार बिल्कुल पैदल हो जाएंगे ना हमेशा के लिए। अजीत पवार पे जो करप्शन के आरोप हमेशा से लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं मानिए या ना मानिए वो भाजपा पर भी एक बैगेज है, पहला। दूसरा, एकनाथ शिंदे भी कभी कभी देवेंद्र फडणवीस साहब से उनका 36 का आंकड़ा हो जाता है, जैसा मैंने बताया वो रूठ जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके पर भी उतर जाएंगे। तो साहब एक झटके में अगर उद्धव भाजपा की तरफ अपना करवट करते हैं तो एक तो पुराना वाला ओरिजिनल अलायंस वापस आ जाएगा, एकनाथ में इतना दम नहीं रहेगा कि वो इनसे बगावत करके कहीं अलग अपनी दुकान लगा लें, खून का घूंट पीकर वो यहीं पर जुड़े रहेंगे, पवार पैदल हो जाएंगे। तो ये कैसा रहेगा? हाँ, बहुत से लोग ये चीज बोल सकते हैं कि एक नाम, एक इतना बड़ा राजनीति का कद इस परिवार का, अगर वो धरातल पर जा रहा है तो फिर उसको फिर से ऑक्सीजन देने की क्या जरूरत है? ये भी आप में से बहुत सौ का जवाब आ सकता है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, उसको हवा देने के बाद कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो फडणवीस जी, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, कहीं ना कहीं उनको जो फिंगरिंग करते रहते हैं, पिन लगाते रहते हैं, वो भी राइट टाइम हो जाएंगे और इधर अजीत पवार भी राइट टाइम हो जाएंगे। तो आने वाले वक्त में ये भी एक समीकरण यूं ही मैं कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बनता हुआ देख रहा हूं। एक बार भाजपा को फिर से लाख लाख बधाई, और दूसरी बधाई इसको कि महाराष्ट्र में जो मराठी भाषा को लेके जो बदतमीजियां की गई थी, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में उन पर एक अंकुश लगने को मिलेगा। मुंबई की चलते चलते बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, मुंबई में 227 में से कम 45 सीट ऐसी हैं, क्योंकि यह चुनाव छोटे क्षेत्र में होता है, जिसमें 50% से ज्यादा मुसलमान हैं। लगभग 40 सीटें ऐसी हैं जिसमें 50% से ज्यादा मुसलमान हैं। अगर जय मीम जय भीम को मिला लें तो 48 सीट ऐसी हैं जहां पर जय मीम और जय भीम 50% से ज्यादा हैं। पता है एमआईएम को कितनी सीटें मिल रही हैं मुंबई में? 5। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि मालेगांव में एक नई पार्टी खड़ी हुई, इस्लाम पार्टी, वो चुनाव जीत रही है और मालेगांव में एमआईएम भी चार मीनारा का चुनाव हार रहा है। इतने चुनाव मैं हारता तो सिर्फ हैदराबाद की गलियों की राजनीति कर कर अपना करियर खत्म कर देता। बड़ा बेशर्म आदमी है भाई, हर जगह चुनाव हारता है, उसके बाद भी लड़ने पहुंच जाता है, कभी पगड़ी पहनकर, कभी अलग अलग तरह की शेरवानी पहनकर। एनीवे, जो मैंने आप लोगों को 2-3 बातें बताई हैं उस पर जरा कमेंट करिएगा,
क्या ऐसा हो सकता है कि उद्धव कम बैक्स टू बीजेपी? जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।